वेलकम बैक नाजरीन। बड़े ही दुख के साथ हम आपको बताएंगे कि खैबर पख्तूनख्वा का गांव गंशाल चंद रोज पहले तक आबाद था, मगर हालिया सैलाब ने उस गांव को उजाड़ कर रख दिया है। जहां कभी लोगों की चहल पहल थी, आज वहां सिर्फ बड़े बड़े पत्थर और मलबा दिखाई देता है। यहां पर क्लाउड बर्स्ट के बाद कई घर लैंडस्लाइडिंग की नजर हो गए, और जो घर बच गए वो भी अब लैंडस्लाइडिंग की वजह से तबाही के दहाने पर हैं। इस इलाके के लोग नकल मकानी करके एक खैमा बस्ती में रह रहे हैं। हमारे पेशावर के ब्यूरो चीफ इस वक्त बुनेर में ही मौजूद हैं, मजीद उनसे बात करते हैं। मुमताज, सबसे पहले तो ये बताएं, क्या क्लाउड बर्स्ट का कोई अलर्ट जारी किया गया था? जब क्लाउड बर्स्ट हुआ और लैंडस्लाइडिंग हुई उस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल थी और क्या हालात थे वहां पर? शुक्रिया फरजाना। दरअसल इस वक्त ये जो इलाका है गंशाल जो आपने जिक्र किया, ये बुनेर के इलाका चगरजई में वाक़या है, और मैं इस वक्त कई दिनों से यहाँ मुतासरा इलाकों में हूँ। ये सारे इलाके मैं देख चुका हूँ, खुसूसन जो गंशाल का इलाका है। बाकी जिन इलाकों में तबाही आनी थी वो तो तबाही आ गई, क़यामत सोहरा का मंजर था। अभी आप जिस इलाके से भी गुजरते हैं, जो मुतासरा इलाका है, वहाँ पे आपको सड़क दिखाई नहीं देती, बल्कि बड़े बड़े पत्थर, देवकामत पत्थर, जिसको उठाना भी मतलब इंसानी बस से बाहर है, जब तक कि उसके लिए उसको तोड़ा ना जाए, या कोई ऐसी मशीनरी, ज़ाहिर ऐसी मशीनरी नहीं है, मशीनरी की साइज से बड़े पत्थर यहाँ पे मौजूद हैं। तो वो रास्ते तो अभी रास्ते नहीं रहे हैं, सड़कें नहीं रही, पैदल जाना पड़ता है। लेकिन ये जो गंशाल का आपने जिक्र किया, इसकी सूरत हाल दीगर इलाकों से इसलिए भी मुख्तलिफ है कि एक तो वहाँ पे स्लाइडिंग हुई, और फिर स्लाइडिंग के बाद वहाँ पे जो घर तबाह होने थे वो तो तबाह हो गए, बाकी जो घर बच गए उस पे अभी पहाड़ जो है वो सिरकने लगा है, जिसकी वजह से जो दीगर घर हैं उसको भी खतरात लाक हो गए हैं, और वो भी स्लाइडिंग की नज़र हो रहे हैं। इधर एक फैमिली से हमारी बात हुई, उनका कहना यह था कि वो जो क्लाउड बर्स्ट हुआ तो उसके बाद भी अपने घर में मौजूद थे। अच्छा। लेकिन जब उनका घर आहिस्ता आहिस्ता बैठने लगा, और मजीद भी एक कमरा जो उनका बच गया था तो उसमें क्रैक आने लगे, तो वो बाहर आने पे मजबूर हो गए। अब जिला इंतजामिया की जानिब से भी उनको कहा गया है कि वो इलाका, गंशाल का इलाका जो है वो छोड़ दें, और वो उनके लिए एक खीमा बस्ती भी कायम की गई है। खीमा बस्ती इस तरह से कायम नहीं की गई, बल्कि उनको खेमे फराम की गए हैं। तो 3 जगहों पे जो गंशाल के इलाके के लोग हैं वो खेमों में जिंदगी गुजार रहे हैं, और उनके लिए ये कहा गया है कि आपने वापस अपने घरों में तो जाना ही नहीं है, जो घर बच भी गए हैं वहां पे नहीं जाना। अब ये इसको रेड जोन करार दिया गया है। रेड जोन का मतलब ये है कि अब वहां पे आबादी नहीं हो सकती, वहां पर बन चुकी है। अब जबकि लोग खेमों में रिहाइश पजीर हैं, तो उन खेमों में रहने के बाद उनकी जिंदगी कैसी गुजर रही है? क्या वहां पर बुनियादी सहूलियात दस्तयाब हैं उन लोगों को? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे हम 92 फाउंडेशन की जानिब से जब यहाँ के लोगों को जो असिस्टेंस थी वो देने के लिए पहुंचे, तो वहाँ पे राशन तो बहुत बड़ी मकदार में वहाँ पे उनको पहुंचाया जा रहा है। अच्छा। और उनको जो तैयार खाना है वो भी दिया जा रहा है। लेकिन ये फरजाना, मैं आपको ये बताऊं, ये उनकी ज़रूरत नहीं है। मतलब इसकी वजह यह है कि जितनी भी तंजीमें होती हैं, जितने भी इदारे होते हैं, वो अपनी तरफ से उनके लिए मतलब एक नेकी की खातिर वो यहाँ पे आते हैं और उनकी इमदाद के लिए आते हैं। लेकिन चूंकि वो असेसमेंट नहीं करते, तो इसलिए जब यहाँ आ जाते हैं तो हर बंदा जो है वो राशन लेके आता है, वो उधर ढेर लगा देते हैं जो उनकी जरूरत के मुताबिक नहीं। वो खुद कहते हैं कि हमें राशन की जरूरत नहीं है, हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो दी जाए। मिसाल के तौर पे रात के वक्त उधर बिजली नहीं है, बिजली का कोई इंतज़ाम नहीं है, उन्हें जो सोलर सिस्टम है वो चाहिए। उनके रहने के लिए उनके पास कोई तोलाई, कोई रज़ाई नहीं थी। वो उनका एक मसला था जो काफ़ी हद तक तो हमने अपनी तरफ से बुनियादी ज़रूरियात की चीजें तो यही होती है ना, आखिर रात गुजारनी है, और उसके बाद भी आपने अपनी जिंदगी के काम जो है वो पूरे करने हैं, तो खाली खाना पीना तो नहीं होता ना, दीगर चीजें भी जो होती हैं ज़रूरियात जिंदगी होती हैं। एग्जैक्टली, बल्कि बिल्कुल फरजाना। लेकिन इसमें एक और चीज वो ये है कि अब इनको कहा गया है कि आप इन जगहों पे नहीं जाएंगे, और इनसे ये भी वादा किया गया है कि उनके लिए घर बनाए जाएंगे। लेकिन तो क्या ये बताया गया है कि कब तक उन लोगों को मुतबादिल रिहाइश फराहम कर दी जाएगी? क्योंकि उनको तो उनके घरों में जाने से मना कर दिया गया है कि किसी सूरत नहीं जाना। नहीं, जिला इंतजामिया की जानिब से इसे रेड जोन करार दिया गया, और उन्होंने कहा गया है कि इन घरों में नहीं जाना। अगर घरों में कोई नुकसान होता है, कोई स्लाइडिंग होती है, किसी भी वक्त हो सकती है,
तो जो भी वो खतरा से दो चार होंगे उनकी अपनी जिम्मेदारी होगी। तो लोग भी चूंकि समझदार हैं वो नहीं जाते, लेकिन ये जो इलाका है ये दीगर बुनेर की निस्बत सबसे ज्यादा ठंडा इलाका है और यहाँ पे अभी सर्दियां आ रही हैं। सर्दियां तकरीबन इस इलाके में तकरीबन सर्दी शुरू होने वाली है। रात के वक्त यहाँ पे खूब ठीक ठाक किस्म की सर्दी होती है। यहाँ सर्दी में टेंट में गुजारना ये कोई आसान काम नहीं है इन लोगों के लिए। ऐसे ही है। और फिर ऐसे लोग ये खूब सही ठीक ठाक वेल ऑफ लोग थे, लेकिन ये सब कुछ इस सैलाब में हार गए हैं। केश हार गए हैं, जेवरात है हार गए हैं, घर हार गए हैं, सब कुछ इनका तबाह हो गया। तो अब टेंट में इनके लिए गुजारना और फिर सर्दियां गुजारना इतना आसान काम नहीं है। अब मसला ये है कि इनके पास अराजी भी नहीं है कि जहाँ पे आगे सर्दी का मौसम आ रहा है, तो जो लोग खेमों में रह रहे हैं उनके लिए सर्दियों के लिए क्या कोई मंसूबा बंदी फिर की जा रही है? क्योंकि अभी तक तो ये भी नहीं बताया जा रहा कि उनको मुतबादिल रिहाइश कब तक दी जाएगी। रोजाना ये हुकूमत के जो मंसूबे होते हैं वो बड़े लंबे मंसूबे होते हैं। अब इनके पास मतलब अगर कोई ये कह दे कि फलां का घर घिर गया है तो हुकूमत उनके लिए घर बना के दे रहा है, दे रही है, तो वो तो ठीक है, वो तो उसी जगह पे घर खड़ा कर देंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब अराजी ना हो, वो अराजी भी वो खत्म हो गई। जब जाहिर है वो तो पहाड़ बैठ रहा है तो वहां पे तो वो घर नहीं बना सकते। अब अराजी उनको कहाँ पे दी जाएगी, कौन सी मुतबादिल जगह होगी? और फिर एक और बात यह है कि हुकूमत की जानिब से घरों का जो मुआवजा दिया जा रहा है, ठीक है, तो वो मुआवजा उनको अगर दिया भी जाए तो क्या उस पे वो घर की बुनियादें सिर्फ बन सकती हैं? बिल्कुल नहीं। तो जब ये नहीं बन सकती तो क्या ये लोग तब तक टेंटों में रहेंगे या दर बदर की टोकरें खाएंगे? तो ये एक ऐसा संगीन मसला है कि जो मुमताज, ये मुआवजे की बात आपने की है, सिर्फ ये बताएं कि जिन लोगों को मुआवजा दिया जाना है लेकिन अभी तक उनके हवाले से वेरिफिकेशन तक तो मुकम्मल की नहीं है इन लोगों ने, तो उसमें क्यों ताखीर आ रही है? क्या वजूहात दे रहे हैं वो? मुआवज़ों में चंद एक लोगों के लिए तो काफ़ी उनको मसाइल का सामना है। उनको चेक तो दिए जा चुके हैं, मुआवजे उन पर तकसीम किए गए हैं, उनको पता है कि हमें इतने इतने का चेक मिल गया है। लेकिन बाज़ इलाके ऐसे हैं कि वो जब बैंकों में जाते हैं तो वहाँ पे उनको कहा जाता है कि चूंकि गवर्नमेंट की जानिब से जो फंड्स हैं जो उनके लिए मखसूस तौर पे जो इनका एक अकाउंट है उसमें आना है, तो अभी तक नहीं पहुंचे। वो जो चेक है उसको भी वेरीफाई करते हैं, लेकिन उनका कहना यह है कि जब गवर्नमेंट की जानिब से वो पैसे रिलीज होंगे तो तब मिलेंगे। कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पे जो सारे लोग जब जो वेरीफाई हो गए हैं तो वहाँ पे तो मुआवजे मिल गए, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं कि वहाँ वेरिफिकेशन में कुछ मसाइल हैं और वो मसाइल भी हुकूमत की अपनी और इंतजामिया की कमजोरी है कि उनकी वेरिफिकेशन का मसला है या जो भी मसला है, लेकिन उनकी वजह से जो चेक जो है वो लटके हुए हैं, तो वो एक संगीन मसला है। और उसको हुकूमत को इसलिए भी उन पर तवज्जो देनी चाहिए कि अगर फौरी तौर पर उनको इमदाद नहीं मिला तो अगर चंद माह बाद उनको ये इमदाद मिलती भी है तो वो किसी फायदे की नहीं है। तो इसलिए फौरी तौर पर अगर किसी को चेक दिया जाए तो चाहिए कि उसी वक्त उसी दिन वो चेक जो है वो कैश भी हो सके। अगर वो चेक उनकी जेब में पड़ा हुआ है तो 2 माह के बाद अगर वो उनको कैश करते हैं तो वो जरूरत उनकी वो पूरी नहीं हो सकती जो इस वक्त उनको जिन मसाइल का सामना है। अच्छा, तो ये एक मसला है। हमारे इत्तलात के मुताबिक तो हमें ये भी पता चला है कि पहले भी इस इलाके में लैंडस्लाइडिंग का खदशा जाहिर किया गया था, तो उस वक्त नकल मकानी क्यों नहीं की गई थी ताकि इतना नुकसान ना होता? जी बिल्कुल, ये जिले इंतजामिया की जानिब से जब क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ था तो उससे बहुत पहले इनको कहा गया था, एक वार्निंग दी गई थी कि ये इलाके जो हैं ये पहाड़ ये ठीक नहीं है, रहने के काबिल नहीं है। उनके घर वहाँ पे काफ़ी तादाद में मौजूद है, लेकिन उनको जिले इंतजामिया की जानिब से ये वार्न किया गया था कि यहाँ पे स्लाइडिंग हो सकती है। तो चूंकि स्लाइडिंग का वहां पे काफी अरसे से खतरा था और कुछ इलाकों में इससे पहले भी क्रैक्स पड़े थे, लेकिन जब क्लाउड बर्स्ट आया तो जाहिर है वो तो पहले से भी वो पहाड़ जो है वो जो एक चेंज था, एक तगीराती जो एक तब्दीली थी उससे वो गुजर रहा था, तो इसलिए वो भी उसकी जद में आ गया और बहुत बड़े पैमाने पर उस पर नुकसान भी हुआ, काफी अमवात भी उसमें हुई। तो उन्हें ये बात तो ठीक है कि उन्हें वार्न किया गया था, लेकिन उन्हें वहां से निकाला नहीं गया था। उनका मसला ये था कि अगर उनको वार्न किया गया, जाहिर है, और लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे घर पक्के घर बनाए हुए थे, तो कौन अपने घर को छोड़ता है? जब तक उनको मुतबादिल उनको जगह फराम नहीं की जाती या कोई और इस तरह से मुतबादिल कोई इंतजाम नहीं किया जाता, तो जाहिर है कोई भी अपने घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। तो हुकूमत ने वार्न तो जरूर किया था, लेकिन उनके लिए कोई मुतबादिल इंतजाम नहीं किया था। अब जो गंशाल का इलाका है वहां पे चूंकि स्लाइडिंग हो रही है तो अब बार बार उनको रेड जोन
करार दिया जाता है और ये कहा जाता है कि कोई भी वहां पे ना जाए। ये बात तो ठीक है कि वहां पे उनकी जिंदगी खतरे में है, लेकिन टेंट में जिंदगी गुजारना भी फरजाना बड़ा मुश्किल काम है। और इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि लोग जब टेंटों में आगे मौसम बदल रहा है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। खवातीन के साथ, बच्चों के साथ खैमों में रहना बहुत मुश्किल है। अच्छा मुमताज, आपने बताया कि लैंड स्लाइडिंग हो रही है और जब जमीन ही नहीं रही तो आप घर कहां पर बनाएंगे? तो क्या इस इलाके में दोबारा बसने का कोई महफूज तरीका मौजूद है या फिर यहाँ मुस्तकिल रिहाइश जो है वो ममनू होनी चाहिए, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग तो होती रहती है? नहीं, गंदशाल में रहने के लिए बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है। ना तो वहां पे कोई मुतबादिल जगह दी जा सकती है और ना ही वहां पे वो रहने के काबिल है। ये तो इसलिए तो उसे रेड जोन करार दिया गया है कि वो रहने के काबिल नहीं है। बल्कि लोगों से तो ये भी कहा गया है कि वो ज्यादा वहां पे जाएं भी नहीं, क्योंकि कोई पता नहीं चलता अगर बड़े पैमाने पर पहाड़ जो है वो खिसक कर इस तरह से बैठ जाता है तो काफी खतरे का बायस बन सकता है। ये जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है इसमें भी जो पहाड़ हैं वो सिरक कर आ गए हैं और फिर जब पानी उसके ऊपर आ गया तो वो अपने साथ वो बड़े बड़े पत्थर और जो चट्टानी थी वो अपने साथ बहा के ले गया और जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। पानी से इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ जितना ये पहाड़ की जो चट्टाने हैं और जो बड़े बड़े पत्थर है वो जब घरों के ऊपर आ गए तो जाहिर है घर सारे बैठ गए और उसमें जितने भी लोग थे वहां पे बड़े पैमाने पर इंसानी जानों का नुकसान भी हुआ। तो यही सूरत हाल गंशाल में इस वक्त भी दरपेश है। वो सिर्फ क्लाउड बर्स्ट की वजह से नहीं बल्कि मामूली बारिश से भी वहां पे जो खतरात हैं वो दरपेश हो सकते हैं। तो इसलिए जरूरत इस अमर की है कि जिला इंतजामिया की जानिब से इन लोगों को ये कहा जाए कि कौन सी जगह पे उनको जमीन दी जा रही है और कितने अरसे में उनका ये जो मसला है ये हल हो जाएगा। बिल्कुल जब मुमताज, तक देखा जाए ये जो ये नहीं बताया लैंडस्लाइडिंग है जाता ये तो एक तब कुदरती तक ये सानिहा मसला है, जो है कुदरती आफत है। तो इससे बचाव के लिए हुकूमत कोई इकदामात उठा रही है, फौरी तौर पर कोई ऐसा इकदाम किया जाए? और जो लोग ऑलरेडी ऐसी जगहों पे रह रहे हैं क्या कोई मुतबादिल उन्हें कोई रास्ता, कोई जरिया, कोई तरीका बताया गया है? मुतबादिल इस वक्त उनके लिए कुछ नहीं है। वो जिस तरह के मैं बता चुका हूँ यहाँ पे जो टेंट हैं उसी में वो रह रहे हैं और उसी पे उनको कहा गया है कि जब तक उनके लिए मुतबादिल इंतजाम नहीं किया जाता वो इन इलाकों में वापस नहीं जाएंगे। लेकिन फरजाना इसमें एक और बात मैं बताऊं, बुनेर एक ऐसा सबसे मुतासिरा जिला है कि जहां सिर्फ गंशाल का इलाका नहीं है बल्कि दीगर ऐसे इलाके भी हैं जहां कई किस्म के मसाइल हैं। मिसाल के तौर पर मैं इस वक्त जो बैठा हूं ये नजदरा का इलाका है। नजदरा का इलाका भी काफी हद तक मुतासिर हुआ है। यहाँ पे घर भी कुछ की दीवारें बाकी नहीं रही, कुछ के कमरे जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, कुछ के घर जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। लेकिन यहाँ एक अलमिया यह है कि यहाँ सड़कें नहीं रही। अब लड़कियों का एक स्कूल है जो सिर्फ 5वीं तक है। मेरे राइट साइड पे ये पहाड़ी है और इस पहाड़ी के ऊपर ये स्कूल तो मौजूद है लेकिन उस तक जाने वाली सड़क मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। अब वहां पे पहुंचने के लिए बिल्कुल कोई तरीका नहीं है। अगर वो मतलब पैदल भी वहां पहुंचना चाहें तो कम से कम उनको 1 घंटा लगेगा, लेकिन उस पहाड़ी पर पहुंचना रोजाना सुबह पहुंचना और फिर छुट्टी के बाद आना ये लड़कियों के लिए मुश्किल नहीं है। और अजीब बात यह है कि अभी जो हाई स्कूल है इनसे वो बिशोनी का इलाका है वो भी सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। वहां पे भी सड़कों का सिर्फ नामो निशान ही बाकी है। तो वहां पे भी लड़कियों के लिए जाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। किसी ने इस बारे में अभी तक नहीं सोचा कि यहाँ के इलाके की जो लड़कियां हैं ये अगर 5वीं पास कर लेती है तो फिर आगे जब सड़क ही बाकी नहीं रही तो ये जो 1 साल का अरसा है जाहिर है सड़कों पे तो टाइम लगेगा। वो तो बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, इतनी आसानी से तो बनाए नहीं जा सकते। तो क्या ये पैदल ये बच्चियां जो हैं ये वहां पे जा सकती हैं? इसका जवाब नफी में है। तो अगर वो बच्चियां नहीं जा सकती तो क्या 5वीं के बाद जो बच्चियां थी वो अनपढ़ रह जाएंगी? तो बिल्कुल ऐसे ही है, कोई ना कोई मुतबादिल रास्ता इख्तियार हमें करना पड़ेगा। मुमताज, तो मुझे सिर्फ ये बात बताएं अभी कि जो लोग अपने तबाहशुदा घरों पर दोबारा घर नहीं बना सकते हैं, आखिर उन्होंने सारी जिंदगी टेंटों में तो नहीं रहना है ना, उन्हें कोई ना कोई मुस्तकिल रिहाइश तो देनी पड़ेगी। तो उनके लिए जमीन के मुतबादिल या फिर हाउसिंग प्रोजेक्ट का कोई प्लान मुरतब किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से ताकि उन्हें टेंटों से निकाल के उनके घरों के अंदर मुंतकिल किया जाए? रोजाना जिले इंतजामिया की जानिब से उन्हें जरूर कहा गया है कि उनके लिए कोई मुतबादिल बंदोबस्त किया जाएगा। ठीक है, लेकिन इस वक्त ग्राउंड पे किसी किस्म की कोई तैयारी नजर नहीं आती। ना तो कोई जगह मुख्तस की गई है, ना उस पर कोई काम शुरू है, ना उसका कोई PC1 बना है।
और ना ही इन मुतासिरीन को ये कहा गया है कि आप लोग जो हैं फलां जगह पे आपको जगह दी जा रही है और उसकी तैयारी की जा रही है, और ना उन्हें ये बताया गया है कि इतने अरसे में आपको मुतबादिल घर दिए जाएंगे या मुतबादिल रिहाइश दी जाएगी या आपको किसी और जगह पे मुंतकिल किया जाएगा। कोई ऐसा तरीक़ाकार मौजूद नहीं। खुदा न खास्ता अगर कोई तेज़ बारिश भी हुई तो ये सारे जितनी भी टेंट हैं ये सारे उड़ जाएंगे। मैं भी इस वक्त एक टेंट में बैठा हुआ हूँ और ये टेंट कम से कम अगर तेज़ हवा चले तो ये हवा में उड़ जाएगा। फिर इनके लिए सर छुपाने के लिए ऐसे लोगों के लिए जिस तरह गंचाल के लोग हैं वो फिर कहाँ जाएंगे? तो टेंटों में तो ये रह नहीं सकता। और दूसरी बात ये है कि अगर अल्लाह न करे कोई इस तरह का वाक़या पेश आए तो ये लोग तो बिल्कुल बेयारो मददगार रह जाएंगे। और फिर जहाँ पे सड़क ना हो, जहाँ पे कोई रसाई का तरीका ना हो, तो इन लोगों की तो रेस्क्यू के लिए भी कोई आना इतना आसान काम नहीं रहेगा। तो बजाय इसके कि इसके लिए इंतजार किया जाए और इस बात का इंतजार किया जाए कि बिल्कुल मुमताज, ये आपका बड़ापन है कि आप उन लोगों की आवाज बने हुए हैं, आप इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम दुआ करते हैं कि कोई भी इस तज़ीद सानेहा पेश ना आए। तो लेकिन मुझे ये बताएं, जिस तरह से आपने पूरी रिपोर्टिंग की है, उन लोगों के सारे हालात हम तक पहुंचा रहे हैं, आवाम तक पहुंचा रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के तवस्सुत से ये आवाज जो है वो हुक्मरान बाला तक भी पहुंचे और वो भी इसके ऊपर कोई ना कोई नजरसानी जरूर करें। मुझे सिर्फ ये बात बताएं कि जो मुआवजा, जो रकम उनको दी जा रही है, क्या वो वाकई इतनी है कि नए घर बनाने के लिए वो काफी हो? नहीं, जो मुआवजा दिया जा रहा है वो बिल्कुल नाकाफी है। वो उसके कर नहीं बन सकता। और ये खुद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने भी ये कहा था कि उन्हें पता है कि इस मुआवजे से घर नहीं बनाए जा सकते, लेकिन वो उन्होंने मुआवजा डबल कर दिया है। और डबल मुआवजे का वो कह रहा है कि उन्हें ये पता है कि इससे घर क्या कि CDPC तक का घर भी नहीं बन सकता। लेकिन कम से कम इतना होता है कि उसकी वो तलाफी हो जाती है, लोगों को जरा तसल्ली हो जाती है कि हुकूमत कुछ ना कुछ मदद कर रही है। लेकिन ये तो उन लोगों की बात है कि जो मुमताज, आप यहाँ पर मौजूद हैं, आप अपना बहुत रखिएगा। हमें उम्मीद है कि मुतल्लिका इदारे और हुकूमत ना सिर्फ मुतासरीन की दादरसी करेंगे बल्कि मुस्तकबिल में ऐसे सानेहात से बचाव के लिए पायदार और संजीदा मनसूबाबंदी भी करेंगे। मैं और मेरी पूरी टीम मुतासरीन के लिए दुआगो हैं। नाज़रीन, वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद।